देखिए, इस इलेक्शंस के बाद सिंध के अंदर हुकूमत एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हाथ में आई है। और अब पीपल्स पार्टी का एक बड़ा इम्तिहान तो पहले ही था। अब ये और बड़ा इम्तिहान इसलिए हो गया है कि जो नया उन्होंने अपना मंशूर दिया है उसके लिहाज से बहुत सारे वादे किए हैं और बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो लोग बड़े खुशनुमा हैं। जैसे एक ज़माने में भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था और उन्होंने कहा था कि तो दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ ज़रा हॉस्टिलिटी उन्होंने शो की थी कि जनाब हम मीठा मुँह बनाएंगे घास खा देंगे। तो वो नारे जो थे उन्होंने भुट्टो साहब को बहुत पॉपुलर किया, खासतौर पर पंजाब में। पंजाब में उस वक्त उनका पावर बेस था। अब बिलावल साहब ने भी जो दिया है, जो मंशूर बनाया है और जिसको बड़े फ़खरी अंदाज में उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने इलेक्शन कैंपेन में बताया है, तो उससे तो मुझे यूँ लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करेंगे। जो गुज़िश्ता 15 साल में हुआ, 2008 से लेके अब तक जो कुछ हुआ, उससे ये 2 दिहाइयों की हुकूमत होगी सिंध में। अच्छा, फिर दिलचस्प बात ये है और एक पॉजिटिव बात ये है कि इस वक्त जो 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात भी बहुत सारे इख्तियारात सूबों के पास आए। अब ये है कि इस वक्त देखा जाए कि सिंध में अगर आप स्टैटिस्टिक निकाले जाएँ तो मैं उसको देख रहा था। इसके इस पे बाकायदा वर्किंग करने की ज़रूरत है कि 15 साल के दौरान, इन गुज़िश्ता जो 15 साल हैं इनके दौरान हर तरक्याती मंसूबों पर कितने पैसे खर्च किए गए, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स लगे, सिंध के किन किन इलाकों में लगे, शहरों की हालत कैसे रही, क्या जो इन्फ्लक्स हुआ देही आबादी से शहरी आबादी की तरफ, कराची और हैदराबाद तो नहीं कह सकते, कराची की तरफ ही ज़्यादा लोग आए सर्विसेज के सिलसिले में और इस सिलसिले में। तो इसमें देखना पड़ेगा कि अब इनकी नई पॉलिसी जो अगले 5 साल की होगी वो कैसी होगी। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। अब मेरे ख़्याल में बहुत सारी, क्योंकि अब गवर्नमेंट में भी कमोबेश गो के मुस्लिम लीग नून की है फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उनके फंड्स के रिलीज़ होने में या दूसरे तमाम मामलात में ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी तो हुकूमत चलेगी, क्योंकि ये दोनों पार्टियाँ एक दूसरे की मरहून मिन्नत हैं। तो इस वक्त ये इम्तिहान है इनका। अब देखना ये होगा कि ये क्या क्या करते हैं। तालीमी निज़ाम का सबसे पहले तो आप तालीमी निज़ाम देखें कराची आप सिंध के अंदर। तालीमी निज़ाम की पोजीशन ये है कि सिंध में ये जो प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं इन्होंने अपनी फ़ीसें देख लें इनकी। अब आम आदमी क्यों नहीं, मेरी समझ में ये आ रहा है कि आम आदमी अपने बच्चों को क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स उस तरह से उनकी बिल्डिंग्स, उनकी फैकल्टीज़, जो सबसे बड़ी बात है उसका मयार। अब हमें चाहिए ये कि किसी तरीके से हमें मॉडल स्कूल बनाने चाहिए। ये स्कूल्स जितने भी हैं सिंध के, इनकी एक तो तादाद बढ़ानी चाहिए, इनकी फैकल्टीज़ को बेहतर करना चाहिए और असातिज़ा की जो रिक्रूटमेंट है सबसे आसान समझ ली गई है कि पकड़ो जो भी बीए है, एमए है, इंटर है, उसको मुख्तलिफ़ कैडर्स के अंदर, मुख्तलिफ़ ग्रेड्स के अंदर भर्ती कर लिया जाए और बस जी आप उस्ताद बन गए, आप पढ़ाएँ। इस तरह ना करें, उनकी बेहतर ट्रेनिंग होनी चाहिए और ताकि लोग अट्रैक्ट तो हों, कम से कम मॉडल स्कूल तो हों इस तरह के कि लोग फ़ख्र से उन स्कूलों में जा सकें। अब लोगों का अमूमन यही है कि जी प्राइवेट स्कूल फलाना बहुत अच्छा है, फलाना बहुत अच्छा है। गो के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़ीस दे भी नहीं पाते और वो फ़ीस उनके लिए मसला बनी हुई है बच्चों की। एक पूरा पूरा एक बजट है अलग से और वो बच्चों को पढ़ाना, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं किसी लचटम पचटम करके किसी तरीके से। तो एक तो ये चीज़ करनी चाहिए कि तालीम के सिलसिले में बहुत इनकलाबी चेंज जो कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई उसमें वो नहीं है। रिक्रूटमेंट ठीक होनी चाहिए, ट्रेनिंग सही होनी चाहिए, लेबॉर्ट्रीज सही होनी चाहिए, इमारतों को ठीक करें। बड़े अच्छे अच्छे इलाकों में बड़ी 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 बाउंड्री वॉल्स हैं इनके पास, इनके पास बड़ी बड़ी जगहें हैं जिसमें ये अपने स्कूल्स और कॉलेजेस बना सकते हैं। इसमें एक वो थे लतीफ़ इब्राहिम जमाल साहब, उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया था। वो पहले हमने हम लोगों को बताया था इनके उनके भी बंदों को कि भाई यार इस तरह से अगर इस पे किया जाए तो कराची के अंदर हो सकता है। आप पूरे पाकिस्तान में पूरे सिंध के अंदर कर सकते हैं ये कि मॉडल स्कूल बनाएं। पहली उनका उनका थीसिस ये था या उनका जहन में ये था कि अगर पहली जमात से 12वीं जमात तक एक मॉडल स्कूल बनाया जाए जिसमें 3 शिफ्टें हों और ये बड़ा स्कूल हो जिसमें कमोबेश 2500 बच्चे पढ़ते हों और 3 शिफ्टों में पढ़ाया जाए उन्हें। इस तरह के स्कूल बनाए जाए, उनकी फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हो
तो वो कहते थे कि कोई वजह नहीं है कि बच्चे वहाँ पर जाएंगे, उनको एक साफ सुथरा माहौल दिया जाए, ड्रेस अच्छा हो, ये हो, सारी वो अट्रैक्शन जो प्राइवेट स्कूल वालों ने अपने, और प्राइवेट स्कूल वालों ने सहूलतें तो कुछ भी नहीं दी हुई हैं, बंगलों के अंदर और घरों के अंदर स्कूल खुले हुए हैं और फीसें वो पकड़ रहे हैं, जो मर्जी आ रही पढ़े। फिर दिलचस्प बात यह है कि प्राइवेट स्कूल वालों की भी वो है कि उन्होंने जो अपने साथी रखे हुए हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई वो ऐसी नहीं है, वो उन्होंने रखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ वो मेरे ख्याल में अंग्रेज़ी बोल ले कोई बंदा तो उसको रख लेते हैं वो, और दूसरा उनकी सैलरीज स्ट्रक्चर जो है वो भी कोई बहुत ऐसा अच्छा नहीं है, होपलेस टाइप का सैलरी स्ट्रक्चर है सारा का सारा। फिर क्या वजह है कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर, हम सिंध के अंदर ऐसे स्कूल्स नहीं बना सकते जो लोगों के लिए मॉडल हों, लोग उसमें जाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं वहाँ पर। तो एक तो ये इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि पहली जमात से लेके 12वीं जमात तक, इंटर तक एक वो है। दूसरा सेहत का मामला है, सेहत के मामले में भी देखना पड़ेगा कि जो एलोकेशन ऑफ फंड हुए पूरे सिंध के लिए सेहत के शोबे के अंदर, एक तो फंड बहुत कम होते हैं। सेहत और तालीम दो ऐसे शोबे हैं जिस पे फंड्स की तादाद बढ़नी चाहिए, उसकी शरह बढ़नी चाहिए, उससे बहुत सारी चेंजेस आएंगी उसमें। लोगों को अच्छे हॉस्पिटल, आप अंदाज़ा लगाएं कि 70 के बाद से अब्बासी शहीद के अलावा कोई कराची में बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना हुआ। एक जिना हॉस्पिटल है, एक सिविल हॉस्पिटल है, एक अब्बासी शहीद है, लियारी का हॉस्पिटल है, या इस तरह के लियाकताबाद में हॉस्पिटल हैं। वो हॉस्पिटल छोटे हॉस्पिटल हैं, लेकिन ये 3 बड़े हॉस्पिटल हैं। उसके बाद कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाने की हमने कोशिश ही नहीं की। आप अंदाज़ा लगाइए 50 साल में कोई कराची में बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना जिसकी आबादी 3 करोड़ तक पहुँच गई है। एक ये इनको देखना चाहिए कि उसके इसमें फिर दवाओं का, ये इनके पास अच्छा खासा तजर्बा भी है, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये काम कर सकते हैं। मतलब नदीम कमर साहब ने नई CVD के अंदर बहुत सारा काम किया है, खुद बिलावल साहब ने इस पर बहुत तवज्जो दी है, तो उनका और सबको नज़र आ रहा है NICVD की कारकर्दगी, लोगों को उससे रिलीफ जो मिल रहा है, लोगों को उससे जो वो मिल रहा है, इलाज की सहूलत मिल रही है, वो सब उसके उसके मुतबिक सब समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ये तजर्बा आपके पास है मौजूद, आप ये प्रैक्टिकली कर चुके हैं, तो अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाएं। कराची में मसलन कराची की अगर मिसाल लें तो कराची में कम से कम 5-6 हॉस्पिटल होने चाहिए। वैसे वो तो कहते थे कि हर टाउन के अंदर हॉस्पिटल कराची में हो सकता है 200 बेड का, लेकिन आप कम से कम 2-4 हॉस्पिटल नए बनाएं, बड़े हॉस्पिटल जिनमें सारी सहूलतें मौजूद हों। लोग लियाकत नेशनल हॉस्पिटल या आगा खान हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर जाहिर है कि एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, वहाँ बड़ी फ़ीसें हैं, फिर उसकी पैथोलॉजी की जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसकी बहुत फ़ीसें हैं, और अब लोग आम आदमी के कंट्रोल से बाहर हैं। आप फिर ये भी अंदाज़ा लगाएं आप कि एक ऐसा मुल्क है जिसमें एवेन्यूज़ कम हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, नौकरियां नहीं हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। 24-25 करोड़ सिंध की अगर आबादी को आप 7 करोड़ पे भी ले जाएं, 6 करोड़ पे भी ले जाएं, तो आप उसमें से देखेंगे कि आपको 55-60% लोग ऐसे हैं जो बुरा हालात में हैं, जिनके पास रोटी खाने का के लाले पड़े हुए हैं, यूँ समझ लें। तो उनके लिए आप इस तरह की सहूलतें तो फराहम करें, कम से कम तालीम और सेहत, ये 2 शोबे ऐसे हैं कि फिर दूसरा कि जो नेटवर्क है, जो कम्युनिकेशन का है, सड़कें, तो वो सड़कों का निज़ाम भी आपको और बेहतर करना पड़ेगा। कुछ काम हुआ है सड़कों पे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन जो शहर हैं इसके, उन पर यह भी देखना चाहिए कि उनमें जो एलोकेशन ऑफ फंड हुए थे मुख्तलिफ शहरों के, वो किस तरीके से लगाए गए। ये देखना चाहिए कि जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हुए मुख्तलिफ शहरों के उसके लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए, वो किस तरह से यूज़ हुए। फिर इसका नहरी सिस्टम बहुत अच्छा है सिंध का, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर ये देखना चाहिए कि ज़मीन हमारी कितनी जो है काबिल काश्त है, उसमें क्या सहूलतें हम मज़ीद पहुँचा सकते हैं, तो ताकि जो दही इलाके हैं। फिर कराची के ये सिंध के अंदर एक चीज़ जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा मुझे याद है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची में एक वो हो रहा था, सेमिनार था, तो उसमें एक अमरीकी सफ़ीर थे उस ज़माने के, रॉबर्ट ओकले उनका नाम था। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा देखें आप कुछ भी कर लें, कहीं भी पंजाब में, सरहद में, बलूचिस्तान में, जहाँ चाहें फैक्ट्री लगा लें,
लेकिन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल ज़मीन है वो कराची की है। मतलब वो कराची ज़ाहिर है कैपिटल है सिंध का, तो आप कराची और हैदराबाद के बीच में बहुत बड़ी स्पेस है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी लगा सकते हैं। लेकिन अब अंदाज़ा लगाएं कि हमारा स्टील मिल हमने लगाई हुई है, और स्टील मिल में कितने लोग एम्प्लॉय थे, किस तरह चल रहा था, क्या प्रोडक्शन थी, और अब उसका क्या हाल है। तो इसी तरह से हमारी पूरी इंडस्ट्रीज़ का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त वो उसकी बहुत कोई उम्मीद अफ़ज़ा या हौसला अफ़ज़ा हालात नहीं है। तो इसलिए इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि सनती तरक्की के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, शहरों की तरक्की के लिए क्या किया जा सकता है। अमन व अमान का मसला कराची है, तो उसमें मैं समझता हूँ कराची में तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि लोकल पुलिस का निज़ाम बनाना चाहिए इनको। फिर कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, कराची में पानी का निज़ाम है। फिर आप ये देखें कि जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पहले इससे पहले एमक्यूएम थी, एक बहुत लंबे अरसे तक एमक्यूएम रही, फिर एमक्यूएम, अब एमक्यूएम आई है, बीच में पीटीआई 14 एमएनएस वहाँ इसके थे। लेकिन कोई इस तरह का काम कि आप एक मसला हल कर लेते, ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर देते, आप पानी का मसला हल कर देते, सर्कुलर रेलवे बनाने के हमेशा ये ख्वाब दिखाते रहते हैं सारी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, लेकिन इन्होंने आज तक इस पे इनिशिएटिव नहीं लिया। और कभी कहते हैं कि चाइना बीच में आ रहा है, कभी कोई, कभी मतलब सिंध में वो उस तरह का काम नहीं हो पाया जिस तरह का काम किया जा सकता था या किया जाना चाहिए था, या जो लोगों की ज़रूरत का था। इस वक्त सिंध कराची में आप अंदाज़ा लगा लेंगे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वाला शहर है, उसके बावजूद कराची में सबसे ज़्यादा जो है गुर्बत है, और कराची में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार घूम रहे हैं। आप यूँ समझ लें कि डिग्रियां हाथ में खाते, जूतियाँ चटखाते फिर रहे हैं। तो ये सारे मामलात हैं जिस पर तवज्जो देनी चाहिए। अमन व अमान का मसला है, अमन व अमान बहुत ही सीरियस मसला है कराची का। यहाँ पर कई सौ सैकड़ों किस्म के मोबाइल छिन जाते हैं, दर्जनों मोटरसाइकिलें छिन जाती हैं, सबको पता होता है, ये हो नहीं सकता। तो पुलिस का निज़ाम को ठीक करना चाहिए। फिर एक ये इस तरह से मैं एक तजवीज़ अपने सामने रखता हूँ सिंध गवर्नमेंट के, वो ये है कि कोई एक इलाका, कोई एक शहर, कोई एक छोटा सा इलाका, आप कराची का करना चाहते हैं तो कराची का एक छोटा सा इलाका ले लें, एक छोटा सा शहर सिंध इंटीरियर का ले लें, इसको आप मॉडल बना के देखें, बनाएं, 3 महीने लगाएं, उसमें बिल्कुल सफाई करवा दें, उसकी सड़कें ठीक करवा दें, उसका इस तरह करवा दें कि जिस तरह मैं एमक्यूएम के वालों को एक ज़माने में हम कहा करते थे कि आप लोग, अल्ताफ़ साहब, अगर आप लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव लें और अपना काम करवाएं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मदद से, क्योंकि सब कुछ सबसे आपकी अच्छी थी। एक ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन था, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन था। तो आप लोग कम से कम कोई इस तरह के मसाइल हल करें। आप कराची को देखें, कराची में सिर्फ आप कराची को साफ़ ही कर दें, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं किया। पीटीआई को भी मौका मिला, इसको एमक्यूएम को तो मुसलसल मौका मिल रहा है, एक दफ़ा फिर इनका इम्तिहान है, ये आ रहा है। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, उनको गवर्नमेंट मिल गई, बल्दियाती गवर्नमेंट भी उनके पास है कराची की। फिर देखना पड़ेगा कि जो शहर हैं कराची सिंध के 15 से 20 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, सड़कें बन सकती हैं, अस्पताल बन सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं, बने हैं, कुछ बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने, लेकिन बहुत नाकाफ़ी, बहुत नाकाफ़ी, जितना नहीं होना चाहिए। और अब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि 20 साल हो जाए, ये टेन्योर मिला के 20 साल, 2 दिहाइयों में तो चीनी नशई कौम से लेके अपने उन्होंने टेक ऑफ कर लिया था। 20 साल बहुत बड़ी होती है कौमों की ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि आप कहते रहें कि 70 साल कोई बड़ी ज़िंदगी में नहीं है, नहीं, 20 साल में अगर चाहते तो बहुत कुछ तब्दीली हो सकती थी। तो मैं समझता हूँ कि सिंध के बिलावल साहब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है और उनका इम्तिहान भी है। नौजवान आदमी हैं, एनर्जेटिक हैं, सोचते हैं, समझ रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं। अब इमरान खान ने जिस तरह से बातें की हैं, लोगों को कहा कि जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, गो के उन्होंने 3.5 पौने 4 साल के अंदर ऐसा सच कुछ किया नहीं। लेकिन होता क्या है कि लोग, देखिए फेनोमेना है, ये भी समझ लें, सारी सियासी जमातों को समझना चाहिए। एक फेनोमेना है जब एक वो होता है, आप कहते हैं ना कि जिसको मजलूम, लोगों की सिंपैथी हमेशा उसकी तरफ चली जाती है, जो भी मजलूम बन के सामने आता है। मैं 77 का बताऊं, चले इमरान खान को हम छोड़ देते हैं कि इमरान खान को 2022 में आपने जब हटाया तो उनकी सारी सिंपैथीज उनकी तरफ चली गई
और वो बिल्कुल लुढ़क रहे थे। उस वक्त उनकी मकबूलियत के वह लुढ़क रहे थे। उस वक्त वो ना संभले नहीं, वो हीरो बन गए। तो भुट्टो साहब 77 में उनके खिलाफ एक मूवमेंट चली इलेक्शन में रिगिंग की, और उसके बाद जब उनको हटा दिया गया और मार्शल लॉ लग गया 5 जुलाई 1977 को, तो उसके बाद जब वो कहते हैं, वो खुद अब्दुल हफीज़ पिटारा ने मुझे बताया कि जब हम लोग भुट्टो साहब और हम लाहौर पहुंचे, तो लोग इतने लोग थे कि हमारे को इमेजिनेशन में नहीं था। भुट्टो ने कहा ये तो जिंदगी दुनिया बदली हुई है। और वही वही इस्तकबाल जो लाहौर में भुट्टो साहब का हुआ था, मेहमत क्राउड, जिसके कोई हिसाब किताब नहीं था, उसने ही ज़िया-उल-हक को खौफजदा कर दिया। उसने कहा इसका मतलब इलेक्शन कराऊंगा तो ये तो ये जीत जाएंगे, और जीत जाएंगे तो उसका नतीजा भुट्टो साहब मरी के गवर्नर हाउस में बता चुके थे उसको कि क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और MK मिले या ना मिले, लेकिन पीपल्स पार्टी को या बिलावल साहब को अपने वादे देखते हैं कितने पूरा करते हैं वो। और अगर उन्होंने किया तो यकीनन वो सिंध के अवाम